हेलो स्टूडेंट्स, मैं अविनाश जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 नियरली कंप्लीट कर लिया था और हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए गए थे, बहुत कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो मैं बता दूंगा आप लोगों को। आज लगभग हम ये चैप्टर पूरा कर लेंगे, फिर मैं एक्सरसाइज के अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस घर से करने के लिए दूंगा। आप तो घर पे ट्राई करेंगे आराम से बैठ के। वैसे आप लोगों के स्कूल में किसी में भी स्कूल में एनसीईआरटी से बाहर काम नहीं आएगा, उससे इंस्पायर्ड काम आएगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, वही काम आएगा। तो जिसने भी एनसीईआरटी पूरी कर ली वो इवन बोर्ड्स में भी केमिस्ट्री का काम पूरा ही कर आएगा, कहीं से कहीं कुछ नहीं छूटेगा। आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे एक दो, ये क्लास 12th के एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपको, लेकिन इनको करने का तरीका वही है जो आपने 11th क्लास में अप्लाई कर लिया है और सीख भी लिया है। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा बेटा। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड, यानी वॉल्यूम पूछ रहा है HCl के सोल्यूशन के, मोलैरिटी आपको गिवन है। टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। 1 ग्राम मिक्सचर है Na2CO3 का और NaHCO3 का, और दोनों के जो मोल्स हैं वो बराबर हैं। दोनों के मोल्स क्या है बेटा, वो बराबर है। 1 ग्राम मिक्सचर है Na2CO3 का, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 बोथ हैविंग इक्वल मोल्स। ये लीजिए, इक्विमोलर वाली टर्म को मैंने और समझा दिया आपको कि दोनों के मोल्स बराबर हैं, दोनों का जो मास है वो कंबाइंड 1 ग्राम मास है। तो किसी ना किसी एक को सॉल्व करते वक्त अब हम x मान लेंगे, मतलब लेट मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू x ग्राम। तो भाई NaHCO3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब हमें निकालना होगा मोलर मास किसका बेटा, अब आप मोलर मास निकालिए Na2CO3 का। सोडियम का मास 23 है 2, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 3, 23 दूनी 46, 12 और 48, 48 और 12 60, ये आया निकल के 106 ग्राम पर मोल। ऐसे ही आप मोलर मास निकालेंगे NaHCO3 का, तो वो आएगा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, तो ये बना 24 प्लस 12 प्लस 48, 60 और 24 84 ग्राम पर मोल। क्या इतनी कहानी समझ में आ रही है बेटा? जब Na2CO3 और NaHCO3 का कंबाइंड मास 1 ग्राम है तो भाइयों एक को x मान लिया और एक को 1 माइनस एक्स मान लिया। मोलर मास निकाल लिया, मोलर मास निकाल लिया। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मोल्स की बात आई है तो मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब मोल्स आपके Na2CO3 के क्या हो जाएंगे, x अपॉन 106 मोल, और आपके मोल्स NaHCO3 के हो जाएंगे 1 माइनस एक्स अपॉन 84 मोल। बोलो सही है कि नहीं? यहां तक की कहानी समझ में आई नहीं बेटा? अब आप इनको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है बेटा, इक्वल मोल्स हैं तो आप इन्हें इक्वेट कर दीजिए, x अपॉन 106 1 माइनस एक्स अपॉन 84। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग x इज इक्वल टू 0.558 ग्राम के आसपास ये आपका निकल कर आ जाएगा। सॉल्व आपको करना है, समय बचे इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके खुद सॉल्व करना है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास x आया है, अब मोल्स निकालिए Na2CO3 के। जब आप मोल्स निकालेंगे तो मोल्स कैसे आएंगे बेटा, x ऊपर, x की वैल्यू कितनी है 0.558 ग्राम, और मोलर मास कितना है बेटा 106 ग्राम पर मोल। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और ये आपकी वैल्यू 0.00526 मोल आएगी, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। या आप इसको 3 4 5 5.26 इंटू 10 की पावर -3 मोल भी चाहे तो लिख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, कैलकुलेटिव वर्क ज्यादा है, कैलकुलेशन पे ध्यान आपको देना होगा।
यानी जो आपके मोल्स निकल कर आए वो कितना आए थे बेटा 0.00526। मैंने पॉइंट हटाया, 5 जीरो लगाए नीचे, सही है, 2 हटाए 2 लग गए यहाँ पर 5.26 और ये बन गया 10⁻³ मोल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोल इक्वल है, तो NaHCO3 के मोल्स आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके मोल भी इतने ही आएंगे। दोनों के मोल कितने आ गए बेटा 5.26 इंटू 10⁻³ सवाल दोबारा से देखो। सवाल आपसे कह रहा है हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 mHCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। जब आपको दोनों के इक्वल मोल्स गिवन है, तो आपने कहा किसी एक के मास को x ग्राम मान लेते हैं और दूसरे का अपने आप ही 1 - x ग्राम हो जाएगा। मोलर मास पता ही होते हैं, हमने निकाल लिए तरीके से 106 84। अगर ठीक से नहीं निकाला यही सवाल गलत हो जाएगा। जैसे ही आपने मोलर मास निकालिए मोल्स लिखिए। मोल्स ऑफ Na2CO3 x/106, मोल्स ऑफ NaHCO3 1 - x/84। वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को सॉल्व करेंगे तो नियरली आपका 0.558 के आसपास ये आंसर आ जाएगा। 0.558 आने के बाद आप मोल्स निकालेंगे Na2CO3। आप खुद भी सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन में, अगर 1% मेरे से भी कोई गलती हो गई तो मुझे बताएंगे आप। तरीका ही चलता है, मैं जब भी आपके क्वेश्चन चेक करता हूं मैं हमेशा आपका मेथड देखता हूं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 11th क्लास में आपको कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं सिखाएगा, मुझे मेथड से मतलब है, यूनिट से मतलब है फिलहाल, लेकिन एग्जाम में आपका आंसर ठीक भी आना चाहिए। तो आप पूरे ध्यान से कैलकुलेशन खुद कीजिए, ठीक है। बाद में चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं अपना आंसर घर पे, एग्जाम में वो आपको अलाउ नहीं होगा, लेकिन आप हाथ से ही सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं जब भी होमवर्क चेक करूंगा मैं मेथड चेक करूंगा और आंसर की यूनिट, और मैं कुछ चेक नहीं करूंगा। मल्टीप्लाई डिवाइड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मोल्स ऑफ Na2CO3 निकाल लिए, दूसरे के मैंने खुद सॉल्व भी नहीं करे। क्यों नहीं करे सॉल्व? जब क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल मोल्स हैं तो जितने मोल्स इसके आएंगे उतने ही मोल्स इसके भी आएंगे। अब आगे का काम देखिए थोड़ा सा। अभी हमने सिर्फ मोल्स निकाले हैं, कहानी खत्म नहीं हुई है। ये HCl को रिएक्ट करा रहे हैं किससे बेटा? Na2CO3 से और NaHCO3 से। जब भी इस तरह की रिएक्शन आए मेटल कार्बोनेट्स की या मेटल सॉल्ट की, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जितने मेटल होंगे उतने ही आपके सॉल्ट बनकर आएंगे। मेरा कहने का मतलब समझिए कि आप HCl से रिएक्ट करा रहे हैं तो बहुत बेसिक सी बात है कि NaHCl से रिएक्ट करके NaCl ही बनाएगा। तो जितने Na होंगे ना बेटा उतने ही HCl रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ 2NaCl, यहां बनेगा NaCl, H2O और CO2 तो सभी में बाहर जाएंगे। बैलेंसिंग वगैरह आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसी कोई खास बात इसमें है नहीं। प्रोडक्ट साइड से ज्यादा मतलब है नहीं, मतलब ज्यादा मेन है इससे कि 2 Na और 2 HCl, एक Na और एक HCl, इतनी बात आपको खुद ध्यान रखनी है। यानी कि अगर इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल लगेंगे, अगर इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल लगेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल। इसके हमारे पास कितने मोल हैं? Na2CO3 के मोल कितने हैं? 5.26 इंटू 10⁻³ मोल। 1 मोल Na2CO3 को रिक्वायर्ड है कितना? 2 मोल HCl। तो भाई 5.26 इंटू 10⁻³ मोल Na2CO3 को कितना रिक्वायर्ड होगा? 2 इंटू 5.26 इंटू 10⁻³ मोल HCl। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा? 10.52 इंटू 10⁻³ मोल। अरे सही है नहीं? यहां तक की कहानी हुई। उसके आगे देखिए, 1 मोल NaHCO3 को रिक्वायर्ड है 1 मोल ही HCl। तो 5.26 इंटू 10⁻³ मोल को रिक्वायर्ड होगा 5.26 इंटू 10⁻³ मोल HCl। बोलो बात सही है कि नहीं? यहां तक की कहानी समझ में आई? एक को रिक्वायर्ड है 2 और एक को रिक्वायर्ड है 1, तो टोटल मोल कितने हो गए? टोटल मोल्स HCl, इनको ऐड कर दीजिए बेटा। ऐड करके क्या वैल्यू आएगी? 10.52 इंटू 10⁻³ प्लस 5.26 इंटू 10⁻³। सही है, मैंने वैल्यू को चेंज नहीं करा, उसी में रखा बेटा। तो ये बन गया आपका 10.52, 5.26, 8, 7, 5 और 1, 15.78 इंटू 10⁻³ मोल किसके आ गए बेटा? HCl के आ गए। बोलो सही है कि नहीं?
ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। इस तरह से मान लो कैल्शियम भी आ गया तो Cl से रिएक्ट करेगा, तो आप उसी के हिसाब से लिखेंगे। एक Na को एक Cl चाहिए, जबकि एक कैल्शियम को 2 Cl चाहिए होते हैं। बेटा एक सवाल में करने को भी दूंगा, ट्राई करना। ये आ गए आपके मोल्स। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का। ml में पूछा है ना बेटा, ml में करेंगे तो ऊपर 1000 भी आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे पास है ही, वॉल्यूम तुम्हें निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स है 15.78 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1000। 1000 से 10 की पावर -3 कटा, मोलैरिटी है 0.1। आप इसको सॉल्व करेंगे 157.8 ml आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले को पूरा एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, कहीं से कहीं आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। आपसे कहा गया है कि बताओ HCl के कितने ml रिक्वायर्ड होंगे जब आपके पास 1 ग्राम मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट का एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का। एक बात और ध्यान रखनी है कि दोनों के मोल्स बराबर हैं। तो हमने Na2CO3 के मास को x मान लिया और NaHCO3 का मास ऑटोमेटिकली 1 - x हो गया। अब हमें मोलर मास निकाला। मोलर मास निकालने के बाद क्वेश्चन के हिसाब से हमने मोल्स से इक्वेट कर दिया और दोनों के मोल्स को बराबर रख दिया। x की कुछ वैल्यू आ गई, सही है। x की वैल्यू के बाद हमने एक के किसी के मोल्स निकाले, दूसरे के मोल्स के, ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। जब ये मोल्स के बराबर हो जाएगा, पूरा आपने सॉल्व कर लिया। अब इक्वेशन का काम आएगा। इक्वेशन का काम आपको पता होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि जब आप एसिड और मेटल सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं तो देखिए मेटल में क्या, मेटल सॉल्ट में क्या पॉजिटिव है, एसिड में क्या नेगेटिव है। जब रिएक्शन होती है तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास, Na पहुंच गया Cl के पास, Na पहुंच गया Cl के पास, Na है पॉजिटिव, Cl है नेगेटिव। यहाँ 2 Na मिलेंगे, HCl में 1 है, तो हमने 2 HCl ले लिया। बस ये इस वाले सवाल में थोड़ा सा कैच था, आधा सवाल तो हो सकता है इसके आगे नहीं होने का। तो हमने देखा 1 मोल Na2CO3 को 2 मोल चाहिए HCl, जबकि 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट को रिक्वायर्ड है केवल 1 मोल HCl। उसी के हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया, टोटल मोल्स निकाल दिए। टोटल मोल्स निकालने के बाद हमसे वॉल्यूम पूछा गया था ml में, मोलैरिटी हमें गिवन थी, वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकाल दिया। 157.8 ml आंसर है, एनसीईआरटी में यही गिवन है। क्वेश्चन को नोट कीजिए, रिवाइंड कीजिए। एक सवाल दे रहा हूं, अभी रोक कर सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि पहले पूरा देख ले फिर सॉल्व करें, उससे कोई फायदा नहीं। जब क्लास में काम होता है तो 1 घंटे में यही सवाल होता है सिर्फ, क्योंकि पहले समझाना है, फिर बच्चा नोट करेगा और फिर उसको सॉल्व करेगा। तो घर पे आपको काम ज्यादा मिल रहा है, एक छोटे वीडियो में ज्यादा जानकारी देने की कोशिश की जा रही है आपको। तो क्लास के अकॉर्डिंग लीजिए, इतना बड़ा सवाल है, मैंने सॉल्व किया होगा, फिर बच्चा नोट करेगा, फिर वो एक सवाल और करेगा। तो अभी रोकिए और अभी ट्राई कीजिए। तो बेटा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर अच्छे से समझ में आया है तो अभी रोकिए वीडियो को और उसी पे बेस्ड आपको अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना है। मैंने क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करे हैं, ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है, कहानी पूरी वही रखी है। Na2CO3 NaHCO3 वही रखे हैं, बस HCl की जगह आपको इस बार H2SO4 दिया गया है। आप इसको ट्राई कीजिए, मैं फिर आपके लिए लाता हूं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों एक सवाल मैंने समझा दिया आपको, बड़ा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, एक करने को दे दिया आपको। अब दूसरा क्वेश्चन जो थोड़ा आसान है, आप लोग कर भी सकते हैं, ये भी क्लास 12 के एनसीईआरटी में है और आपके स्कूलों में पूछा जाता है इस तरह के सवाल, क्योंकि 11th के ही टॉपिक पर बेस्ड है, आपका आ सकता है काम। A solution is obtained by mixing 300 gram 25% solution and 400 gram 40% solution by mass. Calculate mass percentage of resulting solution. तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको दिया गया है 25% सोल्यूशन जिसका मास है 300 ग्राम, 40% दिया गया है सॉल्यूशन जिसका मास है बेटा 400 ग्राम। तो यहां से मास ऑफ बोथ सॉल्यूशंस दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो हमारा 700 ग्राम आ गया। लेकिन हमारे पास मास परसेंटेज निकालने के लिए सॉल्यूट का मास नहीं है। तो देखिए मास ऑफ, तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आप लोगों को पहले देखना है कि इसमें क्या कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। 25% गिवन है और 300 ग्राम है, तो 25% को पहले नॉर्मलाइज कीजिए और कितने ग्राम में, 300 ग्राम। सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया सॉल्यूट का मास इस वाले में 75 ग्राम। सिमिलरली मास ऑफ सॉल्यूट अगर हम दूसरे वाले का निकालेंगे तो वो हो जाएगा बेटा, परसेंटेज देखिए कितना है, 40/100 इंटू 400 ग्राम, और आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 160 ग्राम आ जाएगा। तो अगर आपको अब निकालना है क्या बेटा, परसेंटेज, मास परसेंट
ऑफ सॉल्यूशन, तो भाई सॉल्यूट का मास ऊपर और सॉल्वेंट और पूरे सॉल्यूशन का मास, टोटल मास नीचे। यानी कि सॉल्यूशन का मास तो हम 300 400 क्या बन जाएगा बेटा 700, सॉल्यूट का मास एक में है 75 और एक में है 160, तो इस प्रकार से आपका मास परसेंट आ जाएगा सॉल्यूट का निकल के। और फिर आप मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, माइनस करना होगा 100 में से। दोबारा से देखिए ध्यान से, मास परसेंट ये आपका सॉल्यूट का निकला है, और अगर आप सॉल्यूशन का निकालना चाहते हैं तो 100 में से माइनस कर दीजिए परसेंटेज ऑफ किसका बेटा, सॉल्यूट का, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपसे कह रहा है कि दो चीजों को मिक्स किया गया है, 300 ग्राम 25% है, 400 ग्राम 40% है बाय मास, यानी कि जो 300 ग्राम दिया गया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 25% है, यानी कि उसके अंदर सॉल्यूट 75 ग्राम है। दूसरे वाला दिया गया है 40% ऑफ 400 ग्राम, तो यहाँ पर 160 ग्राम है, तो यहाँ से आपको सॉल्यूट का मास मिल गया, सॉल्यूशन का मास 300 और 400 700 आ ही चुका था, परसेंटेज आ गई, एक की भी निकल जाएगी। अगर दो जने हैं, दो में से एक की परसेंटेज 35 है, तो दूसरे वाले की परसेंटेज ऑटोमेटिकली बेटा 65 हो जाती है। इसको नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए, एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये ट्राई करना है, इसी के ऊपर बिल्कुल बेस्ड है। फिर एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आज की क्लास खत्म। तो बेटा आपको सवाल देखते हैं एक्सरसाइज के, मैं एक बार बस रिवीजन करा रहा हूँ और आपका लगभग काम पूरा हो चुका है। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, किताब आप लेके बैठेंगे साथ में। पहला सवाल है मोलर मास निकालिए H2O का, CO2 का, CH4 का। सिंपल क्वेश्चन है, करा चुका हूँ, खुद करना है, हो भी चुका है। 1.2 में पूछ रहे हैं मास परसेंट निकालिए हर एक एलिमेंट का सोडियम सल्फेट में, आपको करा रखा है। जिसका भी निकालना है उस एलिमेंट का मास ऊपर रखिए, टोटल मास नीचे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। 1.3 में इंपीरिकल फॉर्मूला मास है Fe2O3 निकलवाया था इसका आंसर। एनसीईआरटी में सिर्फ इंपीरिकल पूछा है, हमने आपसे मॉलिक्यूलर मास भी निकलवाकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकलवाया था आपसे। उसके बाद 1.4 मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था, कई बच्चों ने मुझे करके बताया भी। इसमें कहा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड। अगर आप 1 मोल कार्बन जलाते हैं तो 44 ग्राम CO2 आएगा। 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, 44 ग्राम CO2। दूसरा, 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड विद 16 ग्राम ऑक्सीजन। आप खुद बुद्धि लगाइए, 12 ग्राम कार्बन को पूरी तरह से जलने के लिए रिक्वायर्ड है 32 ग्राम ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की अमाउंट आपने हाफ कर दी, तो ऑक्सीजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और आपका आंसर आएगा 22 ग्राम CO2। उसके बाद अगला है 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी आपने कार्बन की अमाउंट आपने इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी, लेकिन आपने ऑक्सीजन की अमाउंट उतनी ही रखी, और इसी वजह से इसमें भी आंसर 22 ग्राम ही आएगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट अब भी ऑक्सीजन ही है और एक्सेस रिएजेंट यहां पर है कार्बन। उसके बाद क्वेश्चन आया बेटा 1.5, जो आपसे कह रहा है कि मोलर मास निकालिए जब 500 ml सोल्यूशन बनाना है 0.375 मोलर कंसेंट्रेशन का, जिसकी आपको मोलर मास भी गिवन है। यानी मोलर मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, तो आप मास ऑफ सॉल्यूट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर, यानी मोलैरिटी ही पूछ रहा है। नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 69% है। मैंने आपको एक क्वेश्चन 70% वाले लेकर कराया था, जिसमें आपको यह कंफ्यूजन हो गया था कि कौन है सॉल्यूट और कौन है सॉल्वेंट, तो वहां मोल्स निकलवाए थे। जिसके मोल्स ज्यादा आते हैं वो कहलाता है सॉल्वेंट, जिसके मोल्स कम आते हैं वो कहलाता है सॉल्यूट। ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। तो 1.7 क्वेश्चन कह रहा है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना है। आपको यह बताना है कि अगर 100 ग्राम कॉपर सल्फेट तोल के दिया जाएगा तो उसके अंदर कितना कॉपर है। कॉपर का एटॉमिक मास आपको दिया जाएगा 63.5 ग्राम पर मोल। सिंपल क्वेश्चन है, 1 मोल कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू 63.5 प्लस सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। ये आप सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी ऐड कर लेते हैं। 63.5, 32 ऐड करना है, 64 ऐड करना है, 0.5 तो आ गया, 4 2 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 6 15। ये आ गया 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर होता है 63.5 ग्राम कॉपर। अगर आप 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट लाएंगे तो उसके अंदर इतना कॉपर है, तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर होगा 63.5 अपॉन में 159.5 ग्राम कॉपर। एक बार मोलर मास चेक करना, बिल्कुल सही बताया वैसे तो बेटा आपको, फिर भी आप खुद भी चेक करें।
100 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर हो गया 100 इंटू 63.5 अपॉन में 159.5 ग्राम कॉपर। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो आपका 7th क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो बेटा 1.7 हमारा हो गया, 1.8 पहले कर चुके हैं, 1.9 में एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, हो चुका है ये काम। 1.10 मोल कॉन्सेप्ट के साथ करा दिया था, 11 12 अभी कराए हैं कुछ दिनों पहले। 1.13 आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें यूनिट्स जब आपको याद होंगी तभी आप इसको निकाल पाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा याद करेंगे, कहीं कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछेंगे। यूनिट्स याद करनी है, यूनिट से ही के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था बेटा। अगला है व्हाट आर ऐसा यूनिट ऑफ मास। तो स्टार्टिंग में टेबल थी जिसमें ऐसा यूनिट थी मास की, डिस्टेंस की, मोल की, इंटेंसिटी की, उसको पढ़ना है। एक बार मैं भी आपसे कल डिस्कस कर लूंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने कुछ ना कुछ एज्यूम करा है, कुछ एजम्पशंस बनाए हैं, उसी के बेसिस पे यूनिट्स दी जाती हैं। जैसे कि एक सिलेंडर के मास को 1 किलोग्राम एज्यूम कर लिया गया, एक रॉड की लेंथ को 1 मीटर मान लिया गया, उसी के बेसिस पे हमने आगे एजम्पशंस बनाए और अपने सिस्टम सारे बना लिए थे बेटा। सेम वैसे ही आगे क्वेश्चन है 1.15, ये भी एनसीईआरटी की टेबल में से है, आपसे याद करने के लिए कहा गया था, आप याद करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, बताया था जिनकी वैल्यू होती है, जिनकी इंपॉर्टेंस है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल्स के हिसाब से चलना है जो एनसीईआरटी में गिवन है। वैसे सिग्निफिकेंट मैंने बताया था कि आप बाजार में सामान खरीदने गए और आप 5 किलोग्राम आलू खरीदने गए मान लीजिए, तो एग्जैक्टली 5 किलोग्राम नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत कम मिल जाएगा। तो जो एग्जैक्टली 5 किलोग्राम है, यानी 5 किलोग्राम के आप पैसे दे रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट है। जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया वो क्या हो जाता है बेटा, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के निकालने के रूल्स थे, हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, पेपर में ही पूछा जाता है क्वेश्चन, इस तरीके से कहानी चलती है बेटा। इसमें सिग्निफिकेंट मींस इसकी इंपॉर्टेंस है। 1.17 आपको करा दिया, 18th 19 20 आप खुद करेंगे, 21 आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे। इसमें ये पूछा गया है which law of chemical combination is obeyed by the above experimental data। एक बार आप ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा आपको। फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में नहीं आते छोड़ दीजिए, 22 नंबर सवाल भी बेकार है। स्पीड ऑफ लाइट पे क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं ट्राई, पेपर में कभी आएगा नहीं। 23 जैसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, 24th करा चुका हूं आपको, 25th देखिए 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 कैपिटल M Na2CO3 में क्या अंतर है। 0.50 मोल तो सिंपली मोल्स हो गए बेटा, जबकि 0.50 कैपिटल M हो गया मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। The simple difference is 0.50 moles indicates the number of particles of Na2CO3 or half mole of Na2CO3 are present, but 0.50 capital M indicates half moles of Na2CO3 are present in 1 liter of solution। यानी 0.50 मोल एक सिंपल है, अलग यूनिट है, जबकि 0.50 कैपिटल M इंडिकेट्स मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 0.50 मोल केवल सॉल्यूट की बात करता है, 0.50 मोल्स पर लीटर एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करता है। उसके बाद लिखा है 10 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर विल बी प्रोड्यूस्ड। 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ किसके बेटा, ऑक्सीजन। तो जरा पहले क्वेश्चन देख लीजिए, 2H2 और O2 की रिएक्शन से 2H2O बनता है। देखिए बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन, क्या इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है, यानी 2:1 में होती है रिएक्शन। तो 10 वॉल्यूम आपके पास इसके हैं, 5 वॉल्यूम आपके पास इसके हैं, तो 10 वॉल्यूम क्या बन जाएगा बेटा, वाटर बन जाएगा, क्योंकि रिएक्शन हाइड्रोजन के हिसाब से चल रही है। 2 रेशो है हाइड्रोजन का और 2 ही रेशो है किसका बेटा, वाटर का। बिल्कुल ध्यान से आप इसको देख सकते हैं, 2:1 जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो रेशो 2 के हिसाब से वाटर बनता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर आर इक्वल अगर ये गैसियस है। तो भाई इसका तुमने 10 वॉल्यूम लिया, इसका तुमने 5 वॉल्यूम लिया, तो वाटर भी 10 वॉल्यूम ही बनकर आएगा। इक्वेशन पूरी बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर का सवाल है। यूनिट कन्वर्ट करने के लिए 1.27 आप कर सकते हैं, 1.28 आपको करा दिया, 1.29 भी करा दिया, 1.30 भी हो गया, 31 आपका होमवर्क था, 32 करा चुका हूं, 33 करा चुका हूं, 34 35 36 एक्सरसाइज पूरी मेरी तरफ से खत्म हो गई है बेटा। अब आपको एनसीईआरटी के किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछेंगे, अगर आपने नहीं पूछा तो गलती आपकी है। आप पूरी मेहनत कीजिए, एनसीईआरटी जिसकी पूरी है वो कहीं से कहीं पर मार्क नहीं खाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं और दूंगा आपको कल, ऐसा यूनिट का काम कराऊंगा थोड़ा सा, और फिर हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।